हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हमने जाना था कि मगध पर शासन करने वाले जितने भी राजवंश हुए हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जाना था। और दोस्तों, थोड़ा बहुत हमने उन पर जो शासक करने वाले शासक हुए हैं उनके बारे में भी जाना था। दोस्तों, उन्हीं में से एक वंश था मौर्य वंश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मौर्य वंश के बारे में पहले ही थोड़ा सा बता दिया था। दोस्तों, मैंने आपको बताया था जिस समय मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, दोस्तों उसी समय क्या हुआ था, सिकंदर का सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटस, वो दोस्तों कहाँ भारत पर आक्रमण करने के लिए आ गया था। ठीक है दोस्तों, फिर उसने क्या किया, आप बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया था। सेल्यूकस निकेटर की क्या हो गई थी, पराजय हो गई थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया। उसने क्या किया था, उस युद्ध में अपनी पुत्री को लेके आया था। जब सेल्यूकस निकेटर हार रहा था तो उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया। ठीक है दोस्तों, बाद में जब एक दिन बैठा चंद्रगुप्त मौर्य ये सोच रहा था कि जब सेल्यूकस निकेटर को विवाह ही कराना था तो इसने युद्ध क्यों किया, तब इसको पता लगा कि दोस्तों मगध में हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसने क्या किया था, हाथियों को, सेल्यूकस निकेटस को हाथी चाहिए थे, इसने इसीलिए उसने मगध पर युद्ध किया था। दोस्तों, जब ये बात पता लगी चंद्रगुप्त मौर्य को तो उन्होंने क्या किया, 500 हाथी क्या किए थे, सेल्यूकस निकेटस को दान में दे दिए थे। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं दोस्तों और मौर्य वंश के बारे में जानते हैं कि और कौन कौन से प्रमुख शासक हुए हैं जिन्होंने मगध पर शासक किया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे समझते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बैठा था जिसका नाम था बिंदुसार। दोस्तों, ये 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, इसको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, अर्थात शत्रु की हत्या करने वाले को ही अमित्रघात कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों समझते हैं बिंदुसार के बारे में। दोस्तों, बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, इसको अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं और बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों, बिंदुसार ये आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। ये आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, वायु पुराण में दोस्तों बिंदुसार के बारे में जिक्र है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, भद्रसार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जिस समय बिंदुसार का शासक था तो दोस्तों उस समय सीरियाई नरेश, दोस्तों नरेश का अर्थ होता है राजा। ठीक है दोस्तों, सीरिया के एक राजा थे जिनका नाम था एंटियोकस। एंटियोकस ने दोस्तों क्या किया था, अपना एक राजदूत भारत भेजा था जिसका नाम था डायमेकस। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जो डायमेकस था ये मेगास्थनीज का ही क्या था, आप बोलेंगे वंशज था। मेगास्थनीज का क्या था, आप बोलेंगे वंशज था। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं बिंदुसार के बारे में। ठीक है दोस्तों, जब क्या हुआ था, सीरियाई नरेश ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था, तब बिंदुसार ने डायमेकस से पता किया कि तुम्हारे यहाँ कौन सी चीज़ फेमस है। तो दोस्तों डायमेकस ने बताया था हमारे यहाँ अंजीर तथा मीठे अंगूर, मीठी शराब ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और ज्योतिष भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों बिंदुसार ने क्या किया था, सीरियाई नरेश एंटियोकस से कहा था आप हमें मीठी शराब, अंजीर तथा ज्योतिष शास्त्र के जितने भी जानने वाले हैं वो हमें भेज दीजिए। तो सीरियाई नरेश एंटियोकस ने कहा था कि हम ज्योतिष का व्यापार नहीं करते, बल्कि आपको इसके बदले में जो भी चीज़ें चाहिए वो हम आपको दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने बहुत सारी मीठी शराब, अंजीर ये सब चीज़ें किसको भेजी थी, आप कहेंगे बिंदुसार को भेजी थी। ठीक है दोस्तों बिंदुसार के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम था सुसीम, एक का नाम था अशोक। दोस्तों, सुसीम की बात की जाए तो सुसीम क्या था, आप बोलेंगे ये दोनों पुत्रों में बड़ा पुत्र था, और दोस्तों छोटा कौन था, तो आप बोलेंगे अशोक जो था वो छोटा था। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों जानते हैं, जब बिंदुसार धीरे धीरे बूढ़ा हो चुका था, शासन करने योग्य नहीं बचा था, तो दोस्तों इसने क्या किया, सुसीम को तक्षशिला का राज्यपाल बनाकर भेजा। ठीक है दोस्तों, सुसीम को क्या किया, आप बोलेंगे तक्षशिला का राज्यपाल बनाकर भेजा। किसको, सुसीम को। अवंती का राज्यपाल बनाकर भेजा अशोक को, तथा स्वयं बिंदुसार जो शासक कर रहा था वो कहाँ शासक कर रहा था, तो आप बोलेंगे बिंदुसार जो शासक कर रहा था, बिंदुसार आपका मगध पर शासक कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तक्षशिला में जब सुसीम को शासक के लिए भेजा तो दोस्तों तक्षशिला में सुसीम को शासन नहीं करने दिया वहाँ के लोगों ने, बल्कि इसको मारकर वहाँ से भगा दिया। दोस्तों, ये बात
बिंदुसार को जब पता लगी कि सुशीम को वहां से मारकर भगा दिया है, तो दोस्तों बिंदुसार ने अवंती से अशोक को बुलाया और कहा तक्षशिला में बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया है, क्या तुम इस विद्रोह को शांत कर सकते हो? अशोक ने कहा जी हाँ, मैं इस विद्रोह को शांत करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों अशोक गया, यहां पहुंचा और दोस्तों वापस आ गया और बिंदुसार से कहा कि आप एक काम करिए, आप अपना राजदूत भेजकर पता लगा लीजिए कि वहां पर विद्रोह शांत है या नहीं। दोस्तों बिंदुसार ने क्या किया, अपना राजदूत भेजा और राजदूत वापस लौटकर आया तो बिंदुसार ने पूछा कि बताइए वहां पर विद्रोह कैसा है। तो दोस्तों राजदूत ने कहा कि अशोक ने वहां किसी को जीवित ही नहीं छोड़ा है, आवाज कौन उठाएगा? सभी को काटकर फेंक दिया था दोस्तों अशोक ने। ठीक है दोस्तों, अशोक ने सभी को वहां पर काटकर फेंक दिया, पूरा एरिया शांत कर दिया था दोस्तों, वहां पर पक्षियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। इस तरीके से नरसंहार किया था अशोक ने। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों बात करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं हम अशोक के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था दोस्तों, जब बिंदुसार की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई थी तो इसने क्या किया था, ये बिना राजा घोषित करे ही क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों पहले शासन में जो बड़ा होता था उसी को ही राजा स्वीकार कर लिया जाता था। तो दोस्तों इसी आधार पर राजा किसको स्वीकार कर लिया गया, सुशीम को राजा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, अचानक इसकी मृत्यु हो जाने से बहुत ज़्यादा इसकी नाजायज औलादें बाहर आने लग गई थी दोस्तों, 99 नाजायज औलादें इसकी बाहर आ गई थी। ठीक है दोस्तों, अशोक ने क्या किया, ठीक है दोस्तों, अशोक ने सभी को एक जगह एकत्र किया और सभी को क्या कर दिया दोस्तों, काट कर फेंक दिया। दोस्तों सभी को काटकर वहां पर फेंक दिया। जब दोस्तों इसने सभी को काटकर फेंक दिया, सुशीम बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। इसने कहा सारे लोग मर गए हैं तो इस बार शासन पर मैं बैठ जाता हूं, अर्थात गद्दी पर मैं बैठ जाता हूं क्योंकि मैं बड़ा हूं। दोस्तों अशोक ने क्या किया, इसको भी काटकर यहां पर फेंक दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया 269 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, अशोक क्या हुआ था, मगध की गद्दी पर बैठा था और राजा बना था। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो गया था, 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हो गया था। दोस्तों इसके राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद, दोस्तों इसके राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद इसने क्या किया था, आप बोलेंगे 261 ईसा पूर्व में इसने क्या किया था, आप बोलेंगे कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, कलिंग का युद्ध इसने लड़ा था। दोस्तों ये कलिंग का युद्ध वही युद्ध है जिसमें क्या हुआ था, इस युद्ध को लड़ने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। दोस्तों 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। उस समय कलिंग को उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा के जो शासक थे जिनका नाम था नंदराज, उड़ीसा पर शासक कर रहे थे नंदराज। ठीक है दोस्तों, तो इसने जब उड़ीसा पर कलिंग की युद्ध की लड़ाई लड़ी थी तो दोस्तों जिसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिस नरसंहार को देखकर, अर्थात वहाँ स्त्री पुरुषों की मृत्यु को देखकर, बहुत मात्रा में लाशों को, ढेर को देखकर अशोक का हृदय यहाँ पर क्या हो गया था, आप बोलेंगे परिवर्तन हो गया था। और अशोक ने दोस्तों क्या कर लिया था, युद्ध के मैदान में ही तलवार को छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अशोक की बात की जाए, अशोक अपना एक भतीजा जिसका नाम था निग्रोध, भतीजा जिसका नाम था निग्रोध, ठीक है दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्या था, प्रभावित था, क्योंकि निग्रोध बहुत ही ज़्यादा शांत रहता था, किसी प्रकार से उसको कोई भी टेंशन फिक्र नहीं होती थी, अर्थात बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का रहता था, जिससे अशोक उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए कि अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में बताया किसने, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, तो आपका आंसर हो जाएगा उपगुप्त द्वारा। अशोक ने क्या की थी, आप बोलेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है दोस्तों बात की जाए अशोक की, तो दोस्तों अशोक ने करीबन 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। दोस्तों 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। दोस्तों साथ ही साथ बात की जाए, अगर कलिंग युद्ध की बात की जाए, तो दोस्तों कलिंग युद्ध के बारे में 13वां अभिलेख जो है अशोक का, उसमें कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा है। 13वें अभिलेख के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है दोस्तों, उसमें बताया गया है। दोस्तों अगर बात की जाए अभिलेख की, तो सर्वप्रथम अभिलेखों को लिखना किसने स्टार्ट किया, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अशोक ने ही सर्वप्रथम अभिलेखों का लिखना आरंभ किया था। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों बात की जाए अभिलेख, अशोक द्वारा लिखे गए अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने, तो दोस्तों 1837 में जॉर्ज प्रिंसेप द्वारा सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे थोड़ा दोस्तों और जानते हैं अभिलेख के बारे में। तो दोस्तों अशोक के जो अभिलेख थे मुख्यतः ये 4 भाषाओं में लिखे हुए होते थे दोस्तों, ये ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आरमाइक,
दोस्तों ये प्रमुख 4 भाषाओं में अशोक के अभिलेख लिखे हुए होते थे। दोस्तों बात की जाए ब्राह्मी अभिलेख की तो दोस्तों ये कहाँ, ये भारत में जितने भी अभिलेख लिखे हुए मिले हैं ये सारे ब्राह्मी भाषा में लिखे हुए मिले हैं। खरोष्टियों की बात की जाए तो दोस्तों ये पाकिस्तान में जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के वो खरोष्टी में थे। ग्रीक और आरमाइक की बात की जाए तो दोस्तों ये कहाँ, तो आप बोलेंगे ये अफगानिस्तान में इनका जिक्र मिलता है, या जितने भी अभिलेख मिले हैं अफगानिस्तान में उनमें किस भाषा का यूज किया गया था, तो आप बोलेंगे आरमाइक भाषा का यूज किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं दोस्तों और थोड़ा अशोक के बारे में। आगे चलकर दोस्तों क्या हो जाता है, अशोक की एक पुत्र तथा एक पुत्री हो जाती है। अशोक के एक पुत्र तथा एक पुत्री हो जाती है। दोस्तों पुत्री का नाम था संघमित्रा, ठीक है दोस्तों, तथा पुत्र का नाम था, आप बोलेंगे महेंद्र, पुत्र का नाम था महेंद्र। ठीक है दोस्तों, पुत्र महेंद्र। दोस्तों इन्होंने क्या किया, अशोक ने इन दोनों को कहाँ भेजा, आप बोलेंगे श्रीलंका भेजा, और वहाँ पर क्या किया, इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका भेजा था, इन्होंने अपनी पुत्र तथा पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। उन्होंने वहाँ पर युद्ध छोड़ दिया, तो दोस्तों यहाँ पर कोई कुशल योद्धा ना हो पाने के कारण क्या हो गया, धीरे धीरे यहाँ पर मौर्य वंश का पतन होने लग गया। अर्थात मौर्य वंश के अंतिम शासक के रूप में यहाँ बृहदत्त आया था, जो एक योग्य शासक नहीं था। वो अत्यधिक योग्य शासक ना होने के कारण दोस्तों बृहदत्त की यहाँ पर क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। बृहदत्त की अगर हत्या किसने की ये पूछा जाए तो दोस्तों उसी का ही सेनापति था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग द्वारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाती है, आप बोलेंगे बृहदत्त की हत्या हो जाती है, और अगले वंश का उदय हो जाता है जिसका नाम था शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग द्वारा। ठीक है दोस्तों आज हमने जाना मौर्य वंश के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में कि इसका उदय कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, और इसने किन किन रूपों में और कौन कौन से ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने इस पर शासक किया था शुंग वंश पर। ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसी ही वीडियो लाऊंगा, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।